All right, hi everyone. Good evening. Good evening, sir. Siraj, नया chapter. Good evening, sir. Good evening, everyone. हाँ, मतलब as I can see, मतलब most of the students are preparing for the MT. तो आप लोगों को नया चैप्टर करना है या फिर प्लीज कर दिए नहीं सर, करा दीजिए जितना नेट हाँ सर, सर बट 3 ही लेक्चर बाकी है तो हो जाएगा ना। हाँ हाँ देख छोटा लेंगे, सा कुछ ये कर लेंगे सर, आज explain। एक्सटेंड करा सर सकते आपने वो लास्ट वीक का लेक्चर नहीं हुआ था तो आप नेक्स्ट वीक में रीशेड्यूल कर सकते हो क्या? Let's see how the लाइक वो वेस्ट हो गया। let's see how the timetable comes in. वैसे भी देखो फिजिकल केमिस्ट्री में अपन लोगों ने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे मेजर क्वेश्चंस आते हैं वो कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो अब जो बचे हुए टॉपिक हैं जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम भी है, तो ऐसा नहीं है कि इसका हर साल क्वेश्चन आता ही आता है। मतलब इफ यू विल एनालाइज पास्ट 10 ईयर पे पेपर्स, तो इसमें से हार्डली मतलब पिछले 10 साल में कुछ नहीं तो 4 क्वेश्चन बने होंगे, 4 या 5 क्वेश्चन आए होंगे मैक्स टू मैक्स, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स हो गया, तो उसमें भी ऐसा नहीं है कि इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन एक्सप्लोर किए जाते हैं। मोस्टली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो 11th क्लास के टॉपिक्स जो हैं इन्हीं में से प्राइमरीली पूछे जाते हैं। अब ऑन एंड ऑफ बेसिस पे कभी कोई क्वेश्चन ऐसे आयोनिक का आ गया कहीं से, राइट, एसिड बेस का आ गया, तो वो एक लाइक इन टर्म्स ऑफ द एफर्ट वर्सेस वेटेज दैट विल बी अ लेसर फ्रूटफुल एफर्ट दैट यू विल बी पुटिंग इन, उसके क्वेश्चन आने का चांस कम रहता है, ठीक है। तो अब क्योंकि ये केमिकल इक्विलिब्रियम टॉपिक जो है दिस फ्लोज एज अ नेचुरल एक्सटेंशन टू द थर्मोडायनामिक्स, तो दैट इज वेयर यू कैन आल्सो लुक एट दिस एंड अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, इसलिए आई एम स्टार्टिंग दिस एज वेल। अगर आपको चाहिए है कि पुराने वाले पेपर्स का प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे, तो वो भी हम लोग लाइक आने वाले सेशंस में कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम एज सच, ठीक है। वैसे आप एमटी के लिए प्रिपेयर कर ही रहे हो, तो आपके मेजरली जो टॉपिक्स हैं वो सब चल ही रहे हैं, प्रिपेयर हो ही रहे हैं। मैं थोड़े से और जो एमटी के अलावा वाले टॉपिक्स हैं जिनमें से क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं, उनके क्वेश्चंस और प्रैक्टिस कराऊंगा आप लोगों को। नाउ लेट्स कंटिन्यू विद दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टॉपिक ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। नाउ इसके पहले जब थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे, तो वहां पर भी मैंने ये इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट आपके सामने इंट्रोड्यूस करा था। वहां पर इफ यू रिमेम्बर when we were looking at certain process, right, certain thermodynamic process, and उसके लिए हमने बोला था process at equilibrium। तो इसका मतलब एक जनरल सेंस में क्या आया था, that process का फॉरवर्ड जाने का टेंडेंसी एंड प्रोसेस का बैकवर्ड जाने का टेंडेंसी both are equal. So if you remember that for reactions at constant temperature pressure condition, हम लोगों ने डिस्कस किया था दैट अगर उस रिएक्शन का डेल्टा जी लेस देन 0 है, मतलब उस रिएक्शन के किस डायरेक्शन में जाने की टेंडेंसी होती है, फॉरवर्ड इज स्पॉन्टेनियस, है ना। अगर उस रिएक्शन का डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 था, then what did thermodynamics tell us about the direction of that reaction? Backward non Forward is non-spontaneous, backward is spontaneous. sir. Oh yeah. Yes, sir. Right? And delta G 0 होगा, तो उसका मतलब equilibrium. What do I mean by equilibrium? That reaction की forward जाने की tendency and backward जाने की tendency equal है, ठीक है। So that was a thermodynamic description of equilibrium that we had discussed in
thermodynamics, right? Now उसी concept पर based ये next topic रहता है, that is chemical equilibrium. So especially in the context of reactions, we study this concept of equilibrium and use it in analyzing reactions as well. ठीक है, so यहाँ पे notice करना, this equilibrium or the state of equilibrium is characterized by macroscopic properties such as pressure, concentration, color, etc., attaining steady or constant values. Right? So, for example, जैसे ये एक thermodynamic process है, एक reaction है जहाँ पर N2O4 gas dissociates into NO2 gas. Now, कैसा रहता है? किसी given condition में आपने वेसल में ये N2O4 गैस लिया टाइम t equal to 0 पर, right? And under those conditions, the gas starts to decompose into NO2. As a consequence, यहाँ पर वेसल के अंदर ऐसे थोड़ा सा लाइटर शेड ऑफ ब्राउन अपीयर होने लग जाता है. एंड अगर आपने मान लो यहाँ पे मैनोमीटर लगा रखा है तो यू विल नोटिस दैट प्रेशर बढ़ जाएगा. क्यों? बिकॉज कैन यू सी दैट द मोल्स are increasing if N2O4 dissociates into NO2. अगर इसके x moles dissociate होंगे तो इसके 2x moles produce होंगे. अगर इस वेसल के अंदर वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर बढ़ता जाएगा बिकॉज मोल्स बढ़ते जा रहे हैं, राइट? एंड व्हाट वी नोटिस इज दैट आफ्टर सम टाइम, ठीक है, ऑफ कोर्स वी डोंट नो व्हाट टाइम, that time information is not provided by thermodynamics, but assuming after sufficient time, what we will observe is that इस system के अंदर ये जो brown color था वो steady हो जाएगा. like उसका shade पहले शायद light था, light से वो dark होता जा रहा था because NO2 बढ़ता जा रहा था, but then at certain point in time the shade will become steady and the pressure will also become steady. ठीक है, this will be called as the state of equilibrium. ठीक है, now how can I differentiate whether the reaction has completed completely or partially? Is there a way for me to ascertain? मतलब how do I ascertain कि reaction पूरा नहीं हुआ है? How do I say कि in between आके partially कुछ reaction हुआ और फिर equilibrium attain हो गया? सर अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा तो बोल सकते हैं कि खत्म नहीं हुआ है रिएक्शन अभी तक. नहीं, टेम्परेचर तो मतलब कांस्टेंट है. ये वेसल जो है कंडक्टिंग वॉल्स है, मतलब रूम टेम्परेचर. हाँ सर. और कुछ एनी अदर थॉट प्रोसेस? जिससे मैं कह So सकूं. like the color, when we observe, we no longer get like the constant color which was being present before, and then we observe some other, no, not other color change, but a different observation. मतलब देखो स्टार्टिंग में ट्रांसपेरेंट था बिकॉज N2O4 इज कलरलेस, हाँ. फिर NO2 बनना शुरू हुआ तो शेड ऑफ ब्राउन डेवलप होना शुरू हो गया वेसल के अंदर, and then it becomes darker and darker and at some point in time the shade becomes constant. ठीक है, तो it is true even if the reaction was completely like going in the forward direction, मतलब N2O4 पूरा NO2 बन जाता तब भी यही observation आता ना, you might get some constant shade of brown. So, हाँ, so change in number of moles. moles दिखते थोड़ी ना है मुझे. Is there some measurable property that I am seeing that is going to give me the idea of moles? यहाँ मैनोमीटर लगा हुआ देख रहे हो आप? Yes. Pressure. Correct.
if the reaction would have gone to completion, then my pressure would have doubled because moles would have doubled. Yes, so the measure of the manometer. Correct. In case the pressure doesn't double, then we can say that partially ये reaction हुआ और उसके बाद equilibrium attain हो गया. हाँ सर. So this is some basic observation about the state of equilibrium. Now, notice करना that ये जो state होता है equilibrium का, इस equilibrium की state के बारे में एक और important characteristic highlight करा जाता है, which is that how do I ascertain that equilibrium is dynamic in nature. That means ये जब equilibrium आता है यहाँ पर, तो ऐसा नहीं होता कि reaction stop हो जाता है. The equilibrium is not static in nature. The equilibrium is dynamic in nature. What do I mean by dynamic? That ये reaction continuously होता रहता है. N2O4 continuously NO2 में convert होता जाता है and simultaneously NO2 भी N2O4 में convert होता है. तो overall the quantities don't change. Overall the shade would not change. Overall the pressure will not change. Because जितना N2O4 NO2 में जा रहा है उतना NO2 N2O4 में आ रहा है. Right? But how do I then differentiate between whether the equilibrium is static or dynamic from each other? Because जब pressure steady हो गया, ठीक है, pressure एक constant value आ गया ना बढ़ के, and shade भी इसका constant shade of brown हो गया, तो it is as good as saying कि मतलब ठीक है equilibrium static हो गया, मतलब reaction रुक गए. How do I ascertain कि reaction चलते जा रहा है? Sir, if we like calculate the pressure which should have been obtained and then check whether the actual pressure is less than that or more than that. नहीं वो तो अपन ने किया ना. कर लिया ना. That was the difference between that reaction partially मतलब complete हो रहा है या fully complete हो रहा है. वो हमने ascertain कर लिया कि अगर मेरा pressure double नहीं हो रहा है, like कुछ बढ़ के steady value attain कर रहा है, तो मेरा reaction पूरा नहीं हुआ. ऐसा नहीं हुआ कि N2O4 मैंने NO2 में convert करा, तो इसके जो A moles थे वो पूरे के पूरे convert होके 2A moles of NO2 नहीं हुए. ठीक है. Some X moles got consumed and as a consequence 2X moles got produced. And this is what is there at equilibrium. There is some N2O4 and there is some NO2. They are in equilibrium with each other. वो मैंने ascertain कर लिया pressure का measurement करके. अब मैं कह रहा हूँ कि जब वो ascertain मैंने कर लिया, उसके बाद मैं पूछ रहा हूँ कि जो equilibrium state आ गई है, उस पे I am asking whether that equilibrium is static or dynamic. मतलब whether the reaction are continuously happening or not. ठीक है. And in fact मैंने आपको आंसर भी दे दिया है कि reactions are continuously happening. N2O4 is continuously going into NO2 and NO2 is continuously going into N2O4. But how do I validate that experimentally? Because जो भी macroscopic observable properties हैं वो तो सब constant values हो गई हैं. They have all become steady. तो मुझे तो ऐसा लगेगा ना कि सब कुछ रुक गया. समझ में आया question? सर N2O4 और NO2 में से कोई भी ज्यादा स्टेबल नहीं है क्या कि मतलब बार बार चेंज हो रहा है? कोई एक अटेन कर लेगा तो मतलब ऐसा नहीं हो सकता कोई अटेन कर ले दोनों में से? Attain कर ले दोनों state मतलब कोई एक जो ज्यादा स्टेबल है उसी में रहना चाहेगा ना सारे एटम्स, तो ऐसा वो होता नहीं तो फॉर्म फिर कर सकता. इक्विलिब्रियम होता ही नहीं ना. तो वही हमने नोटिस किया ना दैट यहाँ पर जब वेसल के अंदर सिर्फ N2O4 प्रेजेंट था, ठीक है, देयर वाज नो NO2, ठीक है, तब रिएक्शन का डेल्टा G वाज लेस देन 0. हाँ सर. एज अ कॉन्सिक्वेंस रिएक्शन किधर गया?
फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला गया, मतलब जा रहा है, फॉरवर्ड में जा रहा है, हाँ सर। ठीक है। NO2 अब प्रोड्यूस होना चाह रहा है, ठीक है, NO2 बनता जा रहा है, फिर ये बिकॉज क्वांटिटीज चेंज हो रही हैं तो ये डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन भी चेंज हो जाएगा। डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन क्या होता है? गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट होता है ना। यस सर। एंड गिब्स फ्री एनर्जी जो होता है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, लाइक इट डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस, साइज और मास ऑफ द सिस्टम। पढ़ा है ना अपन ने, जी हाँ इज सर, हाँ सर। एक्सटेंसिव। तो स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन में डेल्टा जी लेस देन 0 होगा, ठीक है। प्रोडक्ट था ही नहीं, देयर वाज ओनली रिएक्टेंट, तो ये डेल्टा जी नेगेटिव था, है ना। बट अब जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट भी आ गया, कुछ ना कुछ रिएक्टेंट भी आ गया, राइट। एंड देन ये जो वैल्यू है डेल्टा जी, दिस अप्रोचेस और बिकम्स इक्वल टू 0, एंड वहां पर हम यस सर। इक्विलिब्रियम आ गया, यानी कि जितना टेंडेंसी N2O4 का NO2 में जाने का है, उतना टेंडेंसी NO2 का N2O4 में जाने का भी रहेगा, ठीक है। हाँ सर, समझ। तो ये तो तुमने जो बात करी वो तो मतलब कौन सा स्टेबल फॉर्म की तरफ जा रहा है, तो ये रिएक्शन जा रहा है ना तो प्योर N2O4 स्टेबल है ना प्योर NO2 स्टेबल है, इनका कुछ मिक्सचर जो है दैट इज एक्चुअली स्टेबल। दैट इज द सिचुएशन जहां पर इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है। ये इस रिएक्शन के केस में ऐसा ऑब्जर्व, समझ में आया? हाँ सर, समझा। ठीक है, बट मेरा क्वेश्चन अलग था। मेरा क्वेश्चन था कि हम लोग इक्विलिब्रियम स्टैटिक है या डायनेमिक है, इसके बीच में डिफरेंशिएट करवाना चाह रहे सर सर डायनामिक है ना। मतलब वो तो मैंने बता दिया था कि डायनेमिक। बताया सर, वो प्रूफ कर सर। एनर्जी लाइक बॉन्ड्स कंटिन्यूअसली फॉर्म और ब्रेक हो रहे तो एनर्जी में डिफरेंस होगा। मतलब वो जब इक्विलिब्रियम अटेन स्टेट कर लेगा तो फिर हाँ, इक्वल होगा दोनों, लाइक हीट हाँ, बाय बॉन्ड ब्रेकिंग एंड फॉर्मिंग इक्वल होगा। करेक्ट। तो उसमें सराउंडिंग के साथ कुछ एक्सचेंज नहीं है फिर, है ना। सर दोनों सेम रेट से हो रहे हैं रिएक्टेंट। Inspiration है ना। चलो ठीक है, थोड़ा सोचना तुम लोग। अभी आई लेट दैट क्वेश्चन बी हैंगिंग इन द एयर, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आप लोग सोचना इस बार। अच्छा, यहाँ पर टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम नोटिस करना। यू हैव फिजिकल इक्विलिब्रियम, जहां पर देयर इज नो केमिकल रिएक्शन दैट इज हैपनिंग, राइट, ओनली अ चेंज इन फिजिकल स्टेट इज देयर, है ना, सच एज लाइक आइस और वाटर का, या सम सब्सटेंस गेटिंग डिसॉल्व्ड। तो जो सॉलिड वाला पार्ट है और जो डिसॉल्व्ड वाला पार्ट है ये आपस में इक्विलिब्रियम में है, दैट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम, देयर इज नो केमिकल चेंज। एंड देयर आर केमिकल इक्विलिब्रियम आल्सो, ठीक है, जिसमें द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड आर द स्पीशीज आर इन इक्विलिब्रियम, जैसे हमने वो N2O4 और NO2 का एग्जांपल लिया, या फिर ये फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया जो रहता है N2H2 एंड अमोनिया, these reaction species are in equilibrium with each other, फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी और बैकवर्ड आने की टेंडेंसी बराबर है, ठीक है। तो ये दो टाइप के इक्विलिब्रियम रहते हैं, फिजिकल एंड केमिकल। अच्छा, टिपिकली यहाँ पर नोटिस करना, देयर इज दिस टर्म विच इज यूज्ड फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम विच इज रिवर्सिबल वर्सेस इरिवर्सिबल। ये केमिकल रिएक्शंस के लिए आप लोगों ने ऐसे जूनियर क्लास में पढ़ा है इसके बारे में, रिवर्सिबल वर्सेस इरिवर्सिबल।
हाँ सर पढ़ा है सर। Yes. What was that understanding sir. that you had? रिवर्सिबल मतलब वापस उल्टा भी हो उसको As the हाँ name कर suggests. सकता है। इरिवर्सिबल एक बार बन गया प्रोडक्ट तो वापस कभी मतलब नहीं बन सकता रिएक्टेंट। So रिवर्स करेक्ट, मतलब रिवर्सिबल आप लोगों ने पढ़ा है दैट फॉरवर्ड भी जा सकता है रिएक्शन, बैकवर्ड भी आ सकता है। एंड इरिवर्सिबल आपने पढ़ा है दैट इट इज लाइक ऐसे सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करा जाता है ना, हाँ एक सर। डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, नाउ ये जो रिप्रेजेंटेशन है दिस इज मोर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कन्वीनियंस एंड इट्स नॉट रियली टेक्निकल रिप्रेजेंटेशन। तो बहुत ही ध्यान से सुनना और समझना दैट थर्मोडायनेमिक्स में जो हम लोगों ने रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल वर्ड्स समझे थे एंड उनकी डिटेल्स समझी थी, दोज वर द टेक्निकली करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल वर्ड फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स पर्सपेक्टिव। यहां पर रिएक्शंस के कॉन्टेक्स्ट में ये जो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल वर्ड्स यूज किए जाते हैं, इनका उनसे कोई लेना देना नहीं है। ये जो केमिकल रिएक्शंस में रिवर्सिबल इरिवर्सिबल वर्ड्स यूज किए जाते हैं, they are primarily from the point of view of convenience. They do not match with the thermodynamic reversible irreversible that we have studied. ठीक है, is that comprehensible? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर इस रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का थर्मोडायनेमिक रिवर्सिबल इरिवर्सिबल से कोई लेना नहीं है। ये जो क्लासिफिकेशन है ऑफ रिएक्शन इनटू रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, दिस इज फ्रॉम मोर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कन्वीनियंस। ठीक है, जो रिएक्शंस नोटिस करना है यहाँ पर ऑलमोस्ट 100% फॉरवर्ड चले जाते हैं। ठीक है, नोटिस द वर्ड ऑलमोस्ट है। ठीक है, ऑलमोस्ट इज एन इंपॉर्टेंट वर्ड ओवर है। ठीक है, बिकॉज क्लोज्ड वेसल में, ठीक है, जो रिएक्शंस होंगे क्लोज्ड वेसल के अंदर ये इक्विलिब्रियम अटेन करेंगे। ठीक है, तो जैसे ये रिएक्शन है एसिड प्लस बेस गिविंग सॉल्ट प्लस वाटर, आपने इसके साथ हमेशा ऐसा सिंगल एरो ही ड्रॉ करा होगा। क्यों? क्योंकि लाइक आपने HCl और NaOH को मिलाया और उससे ये NaCl और H2O बन जाता है, रिएक्शन कंप्लीटली फॉरवर्ड चला जाता है। एंड ऐसा नहीं होता कि आपने कभी नमक और पानी मिलाया तो उससे आपको एसिड और बेस मिल गया। ठीक है, ऐसा नहीं होता ना, आपने नमक पानी में मिलाया तो एसिड बेस बनने लग गया। हाँ सर, नहीं होता सर। तो ऐसे रिएक्शंस को which proceed almost 100% in one direction, like almost 100% का मतलब हो जाएगा 99.99999999% they are going in one direction, तो उनको हम लोग irreversible reaction बोल देते हैं। बट कब बोल देते हैं इनको irreversible reaction? जब हमें convenient लगता है। तो हमें ये convenient लग रहा था ऐसा बोलना in mole concept chapter, तो हम लोग इसमें ऐसे सिंगल एरो शो कर देते। यही सेम जो रिएक्शन है, सेम एग्जैक्टली यही रिएक्शन H++OH माइनस गिविंग H2O, यही रिएक्शन को आप लोग नोटिस करोगे जब आयोनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ाया जाएगा, तो उसमें ऐसे डबल एरो लगा देंगे बीच में, एग्जैक्टली सेम रिएक्शन को। क्यों? क्योंकि उस रिएक्शन में हम इस ऑलमोस्ट को एक्सप्लोर करना चाहेंगे। हम लोग इस ऑलमोस्ट को बोलना चाहेंगे कि 99.99 है तो कितने 9 है ये मुझे पता लगाना है, आई वांट टू नो। तो व्हाट वी विल डू इज देन कंसिडर दिस फंडामेंटल स्टेटमेंट दैट एवरी रिएक्शन दैट इज देयर इन द क्लोज्ड सिस्टम इज गोइंग टू अटेन एन इक्विलिब्रियम। ठीक है, इवन इफ इट अटेन्स इक्विलिब्रियम, ठीक है, जैसे यहाँ पर ऊपर N2O4 वाला जो एग्जाम्पल था, हो सकता है कि उसमें मैंने लाइक जो प्रेशर ऑब्जर्व किया वो डबल नहीं हुआ।
ठीक है, 1 मोल डाला और ये 1 में से लेट से 0.5 मोल्स कंज्यूम होके इसका 1 मोल बन गया, तो प्रेशर मेरा कितना हो जाएगा? इनिशियली P था, तो इक्विलिब्रियम पे कितना हो जाएगा? 1.5 P हो जाएगा, क्योंकि मोल्स 1.5 हो गया ना। Yes, sir. तो यहाँ पर रिएक्शन डिड नॉट गो 100% फॉरवर्ड, इट वेंट से 50% फॉरवर्ड। 50% दिख रहा है ना, ये 1 में से आधा ही रिएक्ट हुआ और फिर इक्विलिब्रियम आ गया। ठीक है, देयर आर सम reactions like the one that we saw which are also equilibrium, but then they achieve that state of equilibrium going almost 100% forward. ठीक है, तो for the sake of convenience हम लोग कैसा, अगर मोल कंसेप्ट का कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मैंने 5 मोल HCl और 5 मोल NaOH डाला और पूछ रहा हूँ कितना मोल NaCl बनेगा, तो आप क्या करते थे मोल कंसेप्ट में? आप बोलते थे कि ये 5 पूरा कंज्यूम हो जाएगा, ये भी 5 पूरा कंज्यूम हो जाएगा और इसके 5 मोल बन जाएंगे, हाँ है कि नहीं? हाँ सर। ठीक है, Yes. लेकिन जब आयोनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर आएगा, ठीक है, मान लो आपने आयोनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में, मतलब जैसे आपने यहाँ पर मान लो 1 मोल रिएक्ट करा है, कंज्यूम करके ये 1 मोल NaCl बन गया और 1 मोल NaOH बन गया, ये अपन ने मोल कंसेप्ट चैप्टर में पढ़ लिया। ठीक है, जब यही सेम रिएक्शन मैं आपको आयोनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में करवाऊंगा, ठीक है, बिकॉज उसमें मुझे pH कैलकुलेशंस करनी होती हैं। ठीक है, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि यार अगर मैं इसको ऐसे 1 और 1 डालूंगा ना, तो ये रिएक्शन ऑलमोस्ट 100% फॉरवर्ड जाएगा, बट ये 10 की पावर -7 और ये 10 की पावर -7 बच जाएगा और ये 1 - 10 की पावर -7 बन जाएगा, और फिर मैं बोलूंगा कि सोल्यूशन जो होगा वो pH उसका ऐसा 7 आएगा, न्यूट्रल रहेगा। तो मुझे क्योंकि ये एनालिसिस करना था कि भाई H+ कितना रहेगा सोल्यूशन में, मुझे वो एनालाइज करना है, इवन इफ दिस रिएक्शन goes to almost 100% forward completion. तो ये जो सिंगल एरो और डबल एरो है, समझ में आया that it is a matter of convenience. ये सर जो बट इतना कम वैल्यू है नहीं है, उससे डिफरेंस नहीं पड़ता, तो कैलकुलेट क्यों किया? मतलब उसका यूज क्या है इतनी छोटे वैल्यू का? पड़ता है ना, तो जैसे फॉर एग्जांपल जो H+ है, H+ का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, 0.0001 हो, ठीक है, मतलब pH कितना हो गया ये 4, ठीक है, pH 4 आपने पढ़ा होगा ना, माइनस लॉग में। -log of H+। यस सर। ये H+ का कॉन्सेंट्रेशन 0.000001 हो, अच्छा हाँ सर, तो ज्यादा हो गया। तो pH 6 हो जाता है। मतलब दिस एंड दिस आर प्रीटी डिफरेंट, मतलब दिस Yes, माइट sir. बी द pH that is there in your stomach, this might be the pH that is there in your intestine. So if I want to design a drug that should not get absorbed in your stomach, rather in your intestine, so I have to design that drug keeping in mind these pH conditions. हाँ सर समझा। ठीक है, so that is the convenience, that is the application that we have to keep in mind when looking at a problem. ठीक है, so that is where this is important note for you, that ये जो टर्म कॉइन करी जाती है, बोली जाती है, रिवर्सिबल वर्सेस इरिवर्सिबल रिएक्शन, ये टर्म कैसी है? दिस टर्म इज नॉट रिलेटेड टू द थर्मोडायनेमिक रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, जो हमने टेक्निकल डेफिनेशन वहां पे सीखी है। दिस इज प्राइमरीली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कन्वीनियंस। व्हाट इज दैट कन्वीनियंस? दैट इफ इन अ reaction we observe that it is going almost 100%, we represent it using a single arrow and then call it as irreversible. Okay, if we see certain reaction which is not going 100% in the forward reaction, जैसे for example ये N2O4 का decomposition जो था NO2 के बीच में,
लाइक ये 100% नहीं जाता है, ठीक है। मान लो रूम टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस में आपने रखा 298 केल्विन एंड 1 ATM पे आपने ये रखा, तो मे बी शायद ये कुछ 20% या 40% चला जाता होगा एंड देन इक्विलिब्रियम एक्वायर कर लेता होगा, इक्विलिब्रियम अटेन कर लेता होगा। तो ऐसे सच रिएक्शंस में हमने डबल एरो लगाना शुरू कर दिया, बोलना कि इसमें ना फॉरवर्ड और बैकवर्ड लाइक दोनों कंसिडर करना चाहिए, बिकॉज द रिएक्शन इजंट गोइंग ऑलमोस्ट इन वन डायरेक्शन। उनको हमने रिवर्सिबल बोलना शुरू कर दिया। टेक्निकली ऑल द रिएक्शंस inside a closed vessel are what? Going to attain equilibrium. They are going to be reversible only. ठीक है? As you will notice that even like certain such reaction जो कि एक context में हमने ऐसे single arrow से draw कर लिए, किसी दूसरे context में हम लोग ऐसे double headed arrow से भी represent करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें वहां पर even if they are going 99.9999% हमें like जानना था कि वो कितना जा रहा है। ठीक है, समझ में आया ये? अच्छा, कमिंग बैक, ये जो हम लोग इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट समझ रहे थे, एक तो इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट हमें ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ में आया, दैट दे अटेन स्टेडी वैल्यूज। ठीक है, ऑल्दो यहाँ पर एक क्वेश्चन अभी भी, हाँ बोलो। सर वो डायनामिक वाला, सर व्हाट लाइक वी कैन डू इज लाइक आई थॉट कि वी वांट टू नो राइट कि डायनामिक पे पहुंच गया है कि नहीं, राइट? हाँ हाँ, तो सर लाइक वी लाइक assume a particular stage, we just experiment, we try to find out, and like if we measure the molarity or different concentrations on the reactant and the product side, so sir like अगर हमें ऐसा मिले कि जो products जो बन रहे हैं उसका concentration using the moles and all we get a higher value, so then we can say that it's still going in the forward reaction now, although we can't observe anything. It assumes that the reaction has been stopped. But if we measure the concentrations and that way. नहीं, आप मेरा क्वेश्चन नहीं समझे फिर। मेरा क्वेश्चन था दैट N2O4 से NO2 में जा रहा है ना? टाइम t इक्वल टू 0 पर इसका 1 मोल है, इसका 0 मोल है। टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड पर इसका से 0.9 मोल्स है, इसका 0.2 मोल्स है। टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड्स पर इसका 0.85 मोल्स है, ठीक है, इसका 0.3 मोल्स है। टाइम 3 सेकेंड पर से इसका 0.82 मोल्स है और इसका कितना हो जाएगा? 0.36 मोल्स, है ना? एंड देन मैं टाइम 5 सेकेंड पर नोटिस कर रहा हूँ तो ये 0.8 मोल्स है और ये 0.4 मोल्स है। टाइम 10 सेकेंड्स पे मैं नोट कर रहा हूँ ये 0.8 मोल्स है, ये 0.4 सेकेंड है। टाइम 15 सेकेंड पे नोट कर रहा हूँ तो ये 0.8 मोल्स है, 0.4 सेकेंड मोल, ये 0.4 मोल्स है। तो आपको क्या समझ में आ रहा है? दैट यहाँ पर नॉट एट इक्विलिब्रियम, है ना? नॉट एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, नॉट एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। मे बी आफ्टर 2 seconds somewhere equilibrium got attained. Yes. ठीक है, तो ये नहीं पूछ रहा था मैं आपसे कि कब रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन करा है कि नहीं करा है, वो आप मेजर करो। मैं ये कह रहा हूँ कि जब रिएक्शन, ठीक है, इनफैक्ट यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम नहीं, इसके नीचे है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम है, तो 3 सेकेंड के बियॉन्ड, ठीक है, इक्विलिब्रियम अटेन हुआ। बट मैं आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ पर लेट्स से 10 सेकेंड पर या 15 सेकेंड पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको, जब ये इक्विलिब्रियम आ गया है तो रिएक्शन स्टॉप हो गया है या रिएक्शन चलते जा रहा है? लाइक क्योंकि क्वांटिटीज तो चेंज नहीं हो रही है इनकी,
इक्विलिब्रियम आ गया है ना। हाँ, अब ये जो क्वांटिटीज चेंज नहीं हो रही हैं, इसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। एक कि या तो रिएक्शन ही रुक गया, ना तो रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है ना रिएक्शन बैकवर्ड जा रहा है, ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है, द इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक, मतलब ये ऐसे 0.8 से जैसे ही थोड़ा कम हो रहा है और ये बढ़ रहा है, वैसे ही साइमल्टेनियसली ये भी थोड़ा सा कम हो रहा है और ये भी थोड़ा सा बढ़ रहा है, ठीक है। रिएक्शन होते जा रहा है, बट जितना फॉरवर्ड जा रहा है उतना ही बैकवर्ड होते जा रहा है, ताकि जो ओवरऑल इनकी कॉन्सेंट्रेशंस है वो चेंज ना हो रही हो। Sir, तो दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग कि हाउ डू आई असर्टन वेदर इट इज स्टॉप हो गया और वेदर इट इज लाइक गोइंग इन बोथ द डायरेक्शंस, बट stop हो गया मतलब we can say कि दोनों एक दूसरे को affect नहीं करते ऐसा। स्टॉप हो गया मतलब स्टॉप हो गया, नहीं रिएक्शन हो नहीं रहा मतलब है। so like if we अगर stop हो गया का definition is कि वो दोनों एक दूसरे को affect नहीं करते, but then we take the same amount of N2O4 and 2NO2 in like separately in different vessels, तो भी वो different vessels में decompose हो जाएंगे, right? लेकिन वो सेम वेसल में डिकम्पोज नहीं होगा ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज वो फिर कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। नहीं मतलब अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर ये 0.8 और 0.4 मोल्स जो है, दिस इज द क्वांटिटी से एट 298 केल्विन, ठीक है, एंड वॉट एवर प्रेशर वॉल्यूम कंडीशंस, ठीक है, एग्जैक्टली ये कंडीशंस एक वेसल में मेंटेन्ड है, और मैं एग्जैक्टली यही कंडीशंस और यही मोल्स दूसरे वेसल में भी लेके जाऊं तो भी मुझे यही मिलेगा 0.8 0.4, वो चेंज ही नहीं होगा। आई विल आई स्टिल मेंट N2O4 और 2NO2 अलग अलग वेसल्स में हो, अलग अलग वेसल में मतलब वी लाइक इट्स लाइक अ थॉट एक्सपेरिमेंट कि हमने N2O4 एक वेसल में लिया, 2NO2 अलग वेसल में लिया, दोनों लाइक एट इक्विलिब्रियम जो मोल्स है, सिस्टम तो एक ही रखना। ओके, तो फिर तो फिर दे विल जो हमने N2O4 अलग लिया इट आल्सो डिकम्पोज इनटू N2O4 and 2NO2, एंड जो 2NO2 अलग लिया इट आल्सो डिकम्पोज इनटू N2O4 and 2NO2 until it attains equilibrium, right, in the two different vessels। हाँ, तो देन तो फिर सेम वेसल में क्यों नहीं होगा ऐसा, लाइक इफ यू अज्यूम कि द रिएक्शन इज स्टैटिक। नहीं, सो इफ द रिएक्शन इज स्टैटिक देन मतलब so the amount of N2O4 and the amount of NO2 is actually impacting how the reaction is going forward or backward. हाँ, So maybe this is that quantity जहां पर like these two are going to be in such a way that they cancel out each other. so what if we take different quantities repeated experiments में So what if we keep until adding the reactant? What if we what? Keep adding the reactant. that will work in both situations ना, पर मैंने सोचा वो हाँ, what if we like take a small वो same volume में से थोड़ा और volume अलग लेंगे, then we can prove कि वो how many moles इसके ऊपर depend नहीं करता, right? मतलब वो तो ठीक है ना, तो what? आपका आपका पर्सपेक्टिव हो गया कि मैं लाइक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर रहा हूं अगर, तो डिस्टर्ब करने के बाद में इक्विलिब्रियम वापस से रिएक्शंस होने लगेंगी, बट फिर से जब नया इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो रिएक्शन रुक जाएंगी, ऐसा भी तो हो सकता है। सर क्या थियरी चल रही है, थोड़ा मतलब ऐसे एक्सप्लेन करो ना कि थोड़ा मतलब समझ में आए कि तुमको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? हाँ मुझे क्वेश्चन समझ में आया, बट ये एक वेसल से दूसरे वेसल में क्या हो रहा है, आधा निकालना निकालना। कुछ थे वो गलत तू मैं तू मत सोचो। एक मिनट गाइस, गिव मी जस्ट 1 minute, आई विल कम बैक। ओके सर।
हाँ सॉरी गाइस, तो क्वेश्चन ये था। अब इसमें होता क्या है, नोटिस करना, वन ऑफ द वेज इन विच लाइक सच प्रोसेस कैन बी अंडरस्टूड कि ये डायनामिक है या सर एक सेकंड, टेम्परेचर बढ़ाने से कुछ होगा? मतलब आप देखो, इक्विलिब्रियम को अगर आप अफेक्ट करोगे तो ठीक है, रिएक्शन वापस से शुरू हो जाएंगे, ठीक है, एंड बेस्ड ऑन द न्यूअर कंडीशंस a newer equilibrium will get attained, ठीक है। तो बिटवीन द इनिशियल इक्विलिब्रियम वर्सेस द न्यू इक्विलिब्रियम, उन दोनों के बीच में हाँ रिएक्शन हो रहा होगा, बट मेरा क्वेश्चन फिर से वापस वही है कि जब इक्विलिब्रियम अटेन हो गया तो फिर रिएक्शन रुक गए या हो रहे हैं वो कैसे असर्टन करूं? सर सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं? तो मतलब उतना ही सोचो सोचो, चलो मतलब राना का थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा कि ये ऊपर से जा रहा है तो इंटरेस्ट खो देगा, हाँ सर। ठीक है। राना के लिए नहीं है थॉट एक्सपेरिमेंट, तुम चिल करो राना, ऐसा एमटी का टेंशन ले लो तुम। हाँ सर। बोले एमटी का ऑलरेडी इतना स्ट्रेस है, क्या सोचवा रहे हैं, मतलब शाम को कुछ और मिला नहीं क्या? ठीक है, तुम एमटी आज रात को नींद में तुम्हारे घूमता रहना चाहिए। हाँ सर, ठीक सर। एनीवेज चलो, तो आगे करते हैं, आप लोग भी बाद में फिगर आउट करना, कुछ मिले तो मुझे बताना। एंड कमिंग बैक, इक्विलिब्रियम को हम लोग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ काइनेटिक्स भी नोटिस करेंगे, ठीक है। काइनेटिक्स का पर्सपेक्टिव क्या होता है? काइनेटिक्स टॉक्स अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन और स्पीड ऑफ रिएक्शन। तो दिस रेट ऑफ रिएक्शन, it is something in the following manner that initially let's say हमारे पास N2O4 था, ठीक है, ओनली रिएक्टेंट था, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा था, एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट ज्यादा था क्योंकि ज्यादा रिएक्टेंट था। बैकवर्ड रिएक्शन हार्डली कुछ जा रहा था क्योंकि देयर वाज नो प्रोडक्ट। बट जैसे जैसे प्रोडक्ट फॉर्म होना शुरू हुआ तो क्या हो रहा है, रिएक्टेंट का अमाउंट कम हो रहा है, एज अ कॉन्सिक्वेंस रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डिक्रीजिंग, ठीक है। लाइक रेट मतलब हाउ मेनी moles are getting say consumed per second or how many moles are getting produced per second per unit time। तो जैसे जैसे टाइम स्पेंड हो रहा है, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स कम होता जा रहा है, रेट ऑफ फॉरवर्ड डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ता जा रहा है तो रेट ऑफ बैकवर्ड बढ़ता जा रहा है, एंड इवेंचुअली एक टाइम आएगा जहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर हो जाएगा, ठीक है। एंड दे विल नॉट बी इक्वल टू जीरो, जैसे मैंने आपको बताया दैट इक्विलिब्रियम स्टैटिक नहीं होता, डायनामिक होता है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड विल बिकम इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, बट इट विल नॉट बी जीरो, ठीक है। एंड यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशंस हैं वो सब कांस्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। बट ये कैसा है, आपको जैसे मैंने बोला है सोचने के लिए कि इसको एक्सपेरिमेंटली वैलिडेट करना है। अच्छा एक्चुअली इसके नीचे मैंने बता भी दिया, ठीक है। चलो सुन लो आंसर, तुम्हें नींद आ जाएगी यार अच्छी। हाँ सर बताओ। सो इसमें लेट्स से आइस और वाटर, इनका इक्विलिब्रियम है, ठीक है। 1 atm 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इट्स कंडीशन। ये अपन ने थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में पढ़ा था कि इस कंडीशन पर, जिसको अपन फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, इस पे क्या होता है, डेल्टा जी जीरो रहता है। हाँ सर। इस रिएक्शन का डेल्टा जी जीरो है, मतलब दिस इज एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इसमें नाउ लेट्स से इंस्टेड ऑफ H2O अगर हम लोग D2O लेते हैं, ठीक है, ये जो H2O लिक्विड था इसकी जगह मैंने D2O लिक्विड ले लिया, ठीक है। थोड़ा बहुत D2O लिक्विड यहाँ पे मैंने इंस्टेड ऑफ H2O लिक्विड ले लिया। केमिकली तो दे आर नॉट डिफरेंट,
आइसोटोप ही ना, ड्यूटेरियम इज एन आइसोटोप. हाँ सर, हाँ यस सर, सर. प्रोटॉन ड्यूटेरियम. ठीक है. अब मान लो रिएक्शंस नहीं हो रहे होते, ठीक है, तो ये जो ड्यूटेरियम के एटम्स होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में ही रह जाते. अगर रिएक्शन नहीं हो रहे होते, स्टैटिक होता है इक्विलिब्रियम मेरा, तो ये जो D2O है ये लिक्विड के फॉर्म में ही रह जाता. और आइस जो होता उसमें कभी भी D2O नहीं आ पाता. लाइक दैट आइस वुड हैव नॉट बिकम रेडियो एक्टिव. हाँ सर. But what we actually observe is that if we let this system be for some time, then जो D2O के molecules हैं वो water as well as ice, ठीक है, liquid as well as solid दोनों के अंदर present हो जाते हैं. ठीक है, मे बी मैंने स्टार्टिंग में सिर्फ वाटर में लाइक लिक्विड फॉर्म में रेडियो एक्टिविटी इंट्रोड्यूस करी थी, बट आफ्टर सम टाइम आई फाइंड दैट आइस भी रेडियो एक्टिव हो गया है. तो ऐसा क्यों हो रहा होगा? बिकॉज इक्विलिब्रियम पे रिएक्शंस रुक नहीं रहे हैं. कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं वाटर के वो सॉलिड में जाते जा रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम सॉलिड के कुछ मॉलिक्यूल्स वाटर में आते जा रहे हैं, लिक्विड में आते जा रहे हैं, और ये कंटिन्यूसली होता जा रहा है. तो आफ्टर सम टाइम वी फाइंड दैट हाँ ड्यूटेरियम के एटम्स जो है वो सॉलिड फॉर्म में भी चले गए. सो दैट्स एन एक्सपेरिमेंटल वे ऑफ validating that the equilibrium is dynamic in nature. सर ये नहीं सोच पाते हम लोग. हाँ सर, मतलब इतना तो नहीं, मतलब मैंने वो समझने सोचा में कुछ दिक्कत आ और रही है, ऐड करते सोचेंगे तो क्या होता. सो हाँ, सो लेकिन उस वाले एग्जाम्पल में दोनों गैसियस स्टेट में है ना, N2O4 और NO2. तो सर यहाँ पर तो वी हैव सॉलिड एंड लिक्विड ना, तो वी कैन ऑब्जर्व इट एंड मतलब एक्सपेरिमेंटली. हाँ, But तो in the ऐसा नहीं है ना, other मतलब case- जैसे फॉर एग्जांपल आपने N2 + 3H2 गिविंग 2NH3, ठीक है, तो अब इसमें थोड़ा और मेहनत लगेगी एनालिसिस करने में. बट लेट्स से इफ इंस्टेड ऑफ लाइक हैविंग ऑल H2, ठीक है, आपने थोड़ा सा यहाँ पर H2 की जगह थोड़ा सा D2 भी डाल दिया, ठीक है, D2 या T2 ट्रिटियम ले लिया, ठीक है, तो आप नोटिस करोगे, ठीक है, आपको थोड़ा एफर्ट लगेगा. यू विल हैव टू फाइंड सम सोफिस्टिकेटेड एक्सपेरिमेंटल वेज दैट ऐसे NT3 NT2H NTH2 NH3 ये सब बनेंगे. यू विल फाइंड ऑल सच स्पीशीज. अच्छा. बिकॉज दिस ऐसा नहीं होगा कि इक्विलिब्रियम अटेन होने पर ये रिएक्शन स्टॉप हो जाएंगे. ये जो T2 है वो भी उस इक्विलिब्रियम में पार्टिसिपेट करेगा एंड कंटिन्यूअसली रिएक्शंस बैक एंड फोर्थ होते रहेंगे. ठीक है. हाँ सर. नाउ इनको अब इसको डिटेक्ट करने के लिए ऐसा रेडियो एक्टिविटी से काम नहीं चलेगा. You will have to have certain more sophisticated ways which can detect these different types of isotopes, like that differentiate. मतलब इसको ऐसे मैग्नेटिक रेजोनेंस टेक्निक से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा दैट ये कौन से टाइप के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं. ठीक है, तो दैट वाज talking about equilibrium from the perspective of kinetics. ठीक है, from the perspective of thermodynamics ये हम लोगों ने actually observe कर लिया था that delta G reaction 0 होता है. ठीक है, and this is like भूलना नहीं होता under condition of constant temperature pressure. We say delta G equal to 0 is the कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. ठीक है, अगर कंडीशन नहीं दी होती आपको तो व्हाट वाज इट दैट गिव्स अस एन आइडिया ऑफ
इक्विलिब्रियम Entropy. डेल्टा एस यूनिवर्स इज 0. ठीक है, अंडर एनी कंडीशन. उसमें फिर ऐसा नहीं है कि कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के बारे में बात करी जाएगी. लाइक दिस इज लाइक अ मदर कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम दैट डेल्टा एस यूनिवर्स इज 0. ठीक है, under conditions of constant temperature pressure, the indicator is, or we had simplified that understanding in form of this new thermodynamic property, that was Gibbs free energy. We said that delta G of the reaction is 0. ठीक है, Gibbs free energy of products is equal to Gibbs free energy of reactants. ठीक है, जो सिस्टम की Gibbs free energy है, that is trying to attain a minima. ठीक है, मतलब जो सिस्टम की गिब्स फ्री एनर्जी है, मतलब जो रिएक्शन मिक्सचर है, रिएक्टेंट का अमाउंट एंड प्रोडक्ट का अमाउंट, उनका मिलाकर जो गिब्स फ्री एनर्जी है, इट विल ट्राई टू अटेन अ मिनिमम वैल्यू. क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे इस ग्राफ के पर्सपेक्टिव से, आपको शायद थोड़ा समझ में आए कि मान लो यू हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. ठीक है, ये एक्स एक्सिस पर रिएक्शन का कॉम्पोजिशन है. ठीक है, रिएक्शन कॉम्पोजिशन बोल लो या रिएक्शन का कोऑर्डिनेट बोल लो. ठीक है, दिस रिप्रेजेंट्स 0% एंड दिस रिप्रेजेंट 100%. ठीक है, 0% मतलब ओनली रिएक्टेंट, से ओनली N2O4 इज देयर इन द सिस्टम. 100% मतलब ओनली NO2, है ना. दिस इज द इक्विलिब्रियम दैट वी आर एनालाइजिंग. ठीक है, तो हम लोगों ने कैसा ऑब्जर्व किया है कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ N2O4 रखते हैं तो भी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है कि नहीं. हाँ. और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो मतलब डेल्टा जी 0 होगा ना, सॉरी डेल्टा जी लेस देन 0 होगा. Yes, sir. मतलब गिब्स फ्री एनर्जी कम हो रहा होगा. डेल्टा जी लेस देन 0 होने का मतलब क्या हो रहा होगा, दैट द रिएक्शन इज प्रोसीडिंग in a direction which is reducing delta G, sorry, which is reducing G. Yes, sir. मतलब ऐसा है कि ये वालों अभी वैल्यू है मेरी गिब्स फ्री एनर्जी की, है ना. एंड अगली वैल्यू जो होगी वो उससे लोअर ही होनी चाहिए ना, तभी मेरा लाइक अंडरस्टैंडिंग है कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होगा. दिस इज इनिशियल, दिस इज फाइनल, चेंज इज फाइनल माइनस इनिशियल, तभी नेगेटिव दिख रहा है ना वो. स्लोप नेगेटिव है. हाँ सर. तो ये ऐसा कब तक करता जाएगा, जब तक ये मिनिमा नहीं अटेन कर लेता. यहाँ पे आके इक्विलिब्रियम आ जाएगा. ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी 30, 40, 50, 60%, आई डोंट केयर, बट समवेयर जहां पर इक्विलिब्रियम अटेन करेगा वहां पर मिनिमा आ जाएगा गिब्स फ्री एनर्जी का. ठीक है, जो अगर मान लो मेरा, मैं इक्विलिब्रियम के इस तरफ, मतलब लाइक आई हैव से मोर ऑफ प्रोडक्ट, मैं NO2 से स्टार्ट किया, राइट. इफ से दिस इज व्हाट आई हैव इनिशियल, तो जो डायरेक्शन में मूव करना चाहिए उस डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, गिब्स फ्री एनर्जी कम होनी चाहिए ना. NO2 से मैं N2O4 बना रहा हूँ. ठीक है, थोड़ा अमाउंट में NO2 कम हुआ, N2O4 बना, मेरी गिब्स फ्री एनर्जी रिड्यूस होनी चाहिए, तभी तो मेरा जो डायरेक्शन रहेगा वो स्पॉन्टेनियस रहेगा.
या फिर चलो रुको, मैं आपको आई थिंक एक और तरीके से समझाता हूँ, बेटर रहेगा कुछ इस तरीके से ऑब्जर्व करना. लेट मी एक्सप्लेन इट इन अनदर वे. आप लोगों को इतना तो एक पॉइंट समझ में आया that from the perspective of thermodynamics, equilibrium is where delta G is 0. ठीक है, and delta G 0 मतलब Gibbs free energy of products is equal to Gibbs free energy of reactants. इतना आपको क्लियर है एकदम? Yes. This is something जो हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ा है. Yes. अभी मैं यहाँ पर आपको जो एक और एडिशनल लर्निंग बताना चाह रहा हूँ, दैट इक्विलिब्रियम पर गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज मिनिमम. ठीक है, इसको नोटिस करना. दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, दैट एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन इज 0, गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स, एंड गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज मिनिमम. ठीक है, नाउ इसको मैं कैसे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं आपको, यहां पर ऑब्जर्व करना. ऑन द y axis say I have Gibbs free energy. ठीक है, and at equilibrium I have certain value of that Gibbs free energy. ठीक है, now यहां पर नोटिस करना N2O4 एंड NO2 ये दोनों आपस में इक्विलिब्रियम पर है. ठीक है, अभी लेट्स से इसके A मोल्स थे और इसके कुछ स्टार्टिंग में 0 थे. ठीक है, जब इक्विलिब्रियम आया तो इसके A-x और इसके 2x मोल्स हो गए, है ना? ऐसे बोल सकता हूं मैं. अब नोटिस करना दैट बिफोर इक्विलिब्रियम रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा था? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था. Forward. Reaction was proceeding in forward direction. अब हमने थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ा है कि अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जा रहा है मतलब डेल्टा जी लेस देन 0 था. Yes. डेल्टा जी क्या होता है? गिब्स फ्री एनर्जी फाइनल माइनस गिब्स फ्री एनर्जी इनिशियल. है कि नहीं? Yes, sir. तो यहां पर अब नोटिस करना कि इक्विलिब्रियम के पहले सिस्टम की गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी इक्विलिब्रियम पर गिब्स फ्री एनर्जी, और दिस इज बिफोर इक्विलिब्रियम गिब्स फ्री एनर्जी. तो कैन यू सी दैट बिफोर इक्विलिब्रियम गिब्स फ्री एनर्जी इज मोर देन इक्विलिब्रियम पर गिब्स फ्री एनर्जी. Yes. ठीक है, तो बिफोर इक्विलिब्रियम this is something, say that would be the value of Gibbs free energy, some higher value, है ना? x एक्सिस पर ये मैंने रिएक्शन का, जैसा आपको बताया, रिएक्शन का प्रोग्रेस यहाँ पे हाईलाइट करा हुआ है. दिस वाज 0% एंड दिस वाज 100%, एंड समवेयर इन द मिडिल बीच में इक्विलिब्रियम आ रहा होगा. तो before equilibrium you can see that the Gibbs free energy was more, है कि नहीं? हाँ सर. अच्छा, मान लो अब इंस्टेड ऑफ
बिफोर इक्विलिब्रियम, अगर मैं आफ्टर इक्विलिब्रियम के बारे में बात करूं, ये तो मैंने बिफोर इक्विलिब्रियम के बारे में बात करी, ठीक है। आफ्टर इक्विलिब्रियम के बारे में अगर मैं बात करूं, लाइक समवेयर हेयर, ठीक है, समवेयर दिस कॉन्सेंट्रेशन, समवेयर दिस कॉम्पोजिशन, तो वहां पर कैसा है दैट रिएक्शन की बैकवर्ड जाने की टेंडेंसी है, Yes. ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा बिफोर इक्विलिब्रियम, मैं ऐसे लिख सकता हूँ दैट आफ्टर equilibrium, I should not say like, I should not use the word after, I should use the word like, if the concentrations are At something which is not at equilibrium but maybe after that, ठीक है। तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड करता है, हम लोगों ने नोटिस किया हुआ है बैकवर्ड डायरेक्शन में, मतलब से यहाँ पर इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग विद N2O4 से आई स्टार्टेड विद NO2, है ना। NO2 के कुछ मोल से मैंने स्टार्ट किया, N2O4 है नहीं, तो रिएक्शन बैकवर्ड जाकर इक्विलिब्रियम अटेन करेगा कि नहीं करेगा? राइट। तो इस रिएक्शन का ये जो रिटन फॉर्म है, ये बैकवर्ड अगर स्पॉन्टेनियस है, ठीक है, तो यानी कि इस रिटन फॉर्म के लिए डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि ये रिएक्शन बैकवर्ड प्रोसीड कर रहा है ना टू अटेन इक्विलिब्रियम। yes. इसमें से कुछ मोल्स कंज्यूम होके इसके N2O4 के कुछ मोल्स बन रहे हैं, है कि नहीं? तो नाउ अब आप नोटिस करोगे दैट अगर डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 है, तो मतलब गिब्स फ्री एनर्जी फाइनल माइनस गिब्स फ्री एनर्जी इनिशियल हैज टू बी ग्रेटर देन 0, Yes, sir. ठीक है। एंड फाइनल तो इक्विलिब्रियम में है, और इनिशियल क्या था, ये आफ्टर इक्विलिब्रियम वाली कॉन्सेंट्रेशन, मतलब समवेयर हियर इन दिस रीजन, ठीक है। तो इससे दिख रहा है कि मेरा जो आफ्टर रिएक्शन वाला गिब्स फ्री एनर्जी है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू, एक गिब्स फ्री एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल इज इक्विलिब्रियम, नहीं मतलब ये, एक मिनट, मैंने गलत तरीके से इसको एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पर। लाइक ये रिटन फॉर्म ऑफ रिएक्शन है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, डेल्टा जी ग्रेटर देन 0, ठीक है। So this is like इधर सर अगर हम इक्विलिब्रियम को फाइनल मान रहे हैं तो हम लोग पीछे से वापस आ रहे हैं, तो दैट मींस स्पॉन्टेनियस, लाइक हाँ, मतलब मैं ये एक्चुअली शो करना चाह रहा था सर दोनों ओवरलैप हो गया। हाँ। नहीं मतलब NO2 को हम लोग NO2 से चालू कर रहे हैं, तो अलग रिएक्शन हो गया ना पूरा है। सेम Explains or is saying like that ना कि अब हाँ वही सर करेक्ट ही आया 6 से, गलत नहीं। जी इक्विलिब्रियम एक्चुअली इसको ना मुझे इनफैक्ट यहाँ पर मैं बैकवर्ड और फॉरवर्ड को आप लोगों के लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग कर दिया मैंने। वहां से स्टार्ट थोड़ी ना हो रहा है, मतलब वो पहुंच गया NO2 पर, फिर इक्विलिब्रियम भी अटेन हो गया, और फिर वो टेंडेंसी है बिकॉज ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम उसके वापस आने की ना, तो बैकवर्ड ही होगा। वो ठीक है, मुझे पता है कि वो
सही चीज है, but it is just that continuity of words wasn't there. चलो ठीक है, एक और अटेम्प्ट लेते हैं towards explaining it in a different manner. ठीक है, इस बार आप इस पर्सपेक्टिव से नोटिस करना, ये मेरा रिएक्शन है N2O4 गिविंग 2NO2, ठीक है, एंड इसके लिए जैसे मैंने आपको बताया that at equilibrium the composition of reaction mixture is such that the Gibbs free energy of the mixture, ठीक है, the Gibbs free energy of the mixture or the composition of the reaction mixture is such that the Gibbs free energy of the mixture or Gibbs free energy of the system is minimum. ठीक है, कैसे? On the x-axis you have reaction progress. ठीक है, you have reaction progress which gives you an idea of the composition. ठीक है, यहाँ पर 0% है, यहाँ पर 100% है, राइट? 0% मतलब क्या हो गया यहाँ पर? Only N2. Only N2. 100% मतलब Only NO2. only NO2, and in between you have a mix of two. ठीक है, and जैसा आपको पता है कि Gibbs free energy is an extensive property, so it does depend upon the composition, कितना अमाउंट किसका है, ठीक है? Yes. N2O4 का कुछ अमाउंट हो सकता है Gibbs free energy का, और NO2 का कुछ अमाउंट हो सकता है, ठीक है? कौन सा कम कौन सा ज्यादा, आई डोंट केयर, डजंट मैटर, ठीक है? हो सकता है कि ये Gibbs free energy of N2O4 हो, ठीक है, और ये Gibbs free energy of NO2 हो, ठीक है, या फिर वाइस वर्सा, ये Gibbs free energy of NO2 हो या Gibbs free energy of N2O4 हो, when they are just themselves present in the mixture, ठीक है? What I'm saying is that if I start with N2O4 or if I start with NO2, ठीक है, whatever be the start, eventually at some composition equilibrium आता है, and the Gibbs free energy corresponding to that equilibrium is your minimum Gibbs free energy, ठीक है? अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ध्यान से नोटिस करना, ठीक है? अगर ये मिनिमम नहीं होता तो हमारे लिए प्रॉब्लम रहता, कैसे? क्योंकि आप यहाँ पे ऑब्जर्व करना, ये मिनिमम मैं कैसे जस्टिफाई कर रहा हूँ आपके लिए। अगर आप इस रीजन में हो, इस रीजन में, कैन यू सी व्हाट इज डेल्टा जी? Like this is some initial, this is some final. Can you see delta G? It is Yes. negative. Yes. As a consequence, जो reaction है वो forward direction में जाएगा, ठीक है? Reactants
अभी और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। अगर आप इस रीजन में हो तो आप नोटिस करना, ठीक है, दिस इज इनिशियल, दिस इज फाइनल। कैन यू सी डेल्टा जी एज व्हाट, पॉजिटिव या नेगेटिव? Positive. तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा? Backward. बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा टू अटेन इक्विलिब्रियम। ठीक है, पहले केस में कैसा हो रहा था? अगर लेट से मैंने सिर्फ N2O4 से स्टार्ट करा, ठीक है, या एनी कॉम्पोजिशन विच वाज से बिटवीन N2O4 या इक्विलिब्रियम के बीच में, तो व्हाट आई वाज फाइंडिंग वाज दैट गोइंग फॉरवर्ड वाज अ टेंडेंसी, बिकॉज द रिएक्शन गोज फॉरवर्ड इन द डायरेक्शन जहां पे डेल्टा जी लेस देन 0 हो रहा है, गिब्स फ्री एनर्जी कम होना चाहिए। ठीक है, एंड instead of having only N2O4, let's say if I had only NO2, ठीक है, तो भी मैंने ये ऑब्जर्व किया दैट रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा है? उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में गिब्स फ्री एनर्जी कम हो रही है। तो नेचुरली द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इज दैट स्टेट जहां पर गिब्स फ्री एनर्जी मिनिमम होगी, क्योंकि अगर इसके लेफ्ट में है या इसके राइट में है तो इट इज एट अ हायर गिब्स फ्री एनर्जी एंड इट विल वांट टू मूव टुवर्ड्स a lower Gibbs free energy because that is going to be a spontaneous direction. है कि नहीं? हाँ सर। ठीक है, so this is an additional point which I would want you to remember along with these concepts, these two concepts. The delta G reaction is 0 at equilibrium. Gibbs free energy of products is equal to Gibbs free energy of reactants, and Gibbs free energy of the system is minimum at equilibrium. ठीक है, हाँ सर। okay. Now this is understanding of equilibrium from the point of view of thermodynamics. तो यहाँ से हमें एक अंडरस्टैंडिंग समझ में आती है that state of equilibrium can be achieved from any direction, like if you start with only reactants or only products or any combination of reactants and products, we will eventually achieve the state of equilibrium, and that state of equilibrium will correspond to the minimum of Gibbs free energy. ठीक है, बाकी एक सेट ऑफ कन्वेंशन है जो कि हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में यूज करते हैं। ठीक है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, anything that is written on the left hand side we call it as reactant, anything that is written on the right hand side we call it product, and left to right को forward बोलते हैं, right to left को backward बोलते हैं। ठीक है, ये टर्म्स यूज करेंगे हम लोग काफी in this discussion. ठीक है, so when I say that reactant का अमाउंट इंक्रीज करना है तो जो भी लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा होगा उसका अमाउंट इंक्रीज करना होगा। When I will say प्रोडक्ट का अमाउंट इंक्रीज करना है तो मतलब जो भी राइट हैंड साइड पे लिखा होगा उसका अमाउंट इंक्रीज करना होगा। When I say reaction is going forward, that means it will be going from left to right. When I say the reaction is going backward, that means the reaction is going from right to left. ठीक है, कुछ टर्म्स हम लोग इस तरीके से यहाँ पे यूज करते रहेंगे। अच्छा, नोटिस करना there is another classification of equilibrium. एक तो ऊपर अपन ने कैसा क्लासिफिकेशन देखा, फिजिकल एंड केमिकल। ठीक है, there were physical equilibrium, there were chemical equilibrium. Apart from this, there is another classification of equilibrium that you come across. We call it as homogeneous and heterogeneous equilibrium. क्या रहेगा इसका डिस्टिंक्शन? Heterogeneous equilibrium is that equilibrium which is
between species that are of different physical state. Homogeneous equilibrium is between an equilibrium between those species that are all in the same phase. Right? So for example, if I talk about this equilibrium, इसको हम किस कैटेगरी में डालेंगे? Homogeneous या heterogeneous? Right? All species that are involved in the reaction are in the same phase. तो ये सब homogeneous equilibrium कहलाएगा. ठीक है? Something like this, H2O liquid और H2O solid के बीच का equilibrium, this will be called as heterogeneous equilibrium. ठीक है? अच्छा, अब notice करना that the equilibriums that we observe around us, be it physical equilibrium or chemical equilibrium or homogeneous equilibrium or heterogeneous equilibrium, all these equilibrium have a characteristic constant. What do I mean by that? Examples के through समझना. जैसे H2O liquid and H2O vapor है, ठीक है, an equilibrium exists between them and उसका characteristic constant है that there is a fixed or a particular value of partial pressure of H2O at a given temperature जहां पर equilibrium exist करता है. जैसे हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है H2O liquid and H2O vapor का, ठीक है. अगर हम लोग let's say बॉम्बे में है, सी लेवल पर है ना, सी लेवल पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो कितना होता है? 1 atm. तो यहाँ पर हमने ऑब्जर्व किया है दैट 373 केल्विन और 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज दैट टेम्परेचर जहां पर ये इक्विलिब्रियम अचीव होता है. ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट जिसको हम कहते हैं. अगर हम लोग किसी और पर्टिकुलर लेट्स से एक्सटर्नल प्रेशर कंडीशन पे होते हैं, लेट्स से हमने डिस्कस किया था शिमला में होंगे जहां पर पी एक्सटर्नल लेट्स से 0.8 atm है, तो देयर विल बी सम अदर टेम्परेचर जहां पर ये इक्विलिब्रियम अचीव होता है. ठीक है, टिपिकली द टेम्परेचर, यहाँ पे प्रेशर कम है तो टेम्परेचर भी कम रिक्वायर्ड होता है, से 363 केल्विन पे, जस्ट टेकिंग अ रैंडम वैल्यू. तो कैसा है इसका कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट इस इक्विलिब्रियम का? अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर एट अ गिवन टेम्परेचर. दिस इज लाइक अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस इक्विलिब्रियम. ठीक है, लेट्स से ये वाला फिजिकल इक्विलिब्रियम है. ठीक है, I2 सॉलिड और I2 वेपर के बीच में. तो इसका भी ऐसा जो फिजिकल इक्विलिब्रियम का इसका भी कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट है, दैट इज अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ I2 एट अ गिवन टेम्परेचर. दैट इज इट्स कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट. H2O सॉलिड और H2O लिक्विड, इनके बीच में जो इक्विलिब्रियम है इसका कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट जो ऑब्जर्व होता है वो कैसा रहता है? अ फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एट अ गिवन एक्सटर्नल प्रेशर. राइट, सो 1 atm पर we know that 0 degree centigrade is that condition जहां पर H2O solid और H2O ice के बीच में, like solid as in ice और liquid as in water के बीच में equilibrium रहता है. ठीक है, even like for example dissolution of substances, a solid dissolving in water या gas dissolving in water, तो इनके लिए जो equilibrium constant रहता है या characteristic constant रहता है ऐसे equilibriums का, तो वो observe होता है that at given temperature a fixed amount of sugar gets dissolved. ठीक है, यहाँ पर dissolving of CO2, हाँ, PH2 मतलब partial pressure of H2 only. ठीक है, यहाँ पर जैसे concentration of sugar है तो that is
a fixed amount that gets dissolved per liter at a given temperature. ठीक है? CO2, let's say that is something that you are dissolving in water. तो इसमें what we observe is that a fixed amount of CO2 will get dissolved in water for a given partial pressure of CO2 and a given temperature. So different equilibriums that we are observing, we find that they have certain characteristic constant. Now जब इन सब equilibriums को assess करा जाता है, analyze करा जाता है, ठीक है, तो हमें समझ में आता है that there exists a law called as law of chemical equilibrium. Okay, क्या है वो law? यहाँ पे notice करना that similar to the above observed characteristic constants, we find that chemical reactions also have a characteristic constant for the state of equilibrium. How is that constant described? यहाँ पे notice करना that कोई reaction है at a given temperature, so we will find that at equilibrium this holds true. What is this? Activity of products raised to the power of their coefficients upon activity of reactants raised to the power of their coefficients. This is going to become constant at equilibrium. What is activity? This is a new term that you have come across. ठीक है, तो ध्यान से सुनना. Activity of a species describes how participative or how actively that species is participating in the reaction as compared to its standard state. ठीक है, तो यहाँ पर there is this thermodynamic property called as activity, which we describe as a measure of how actively a species is participating in a thermodynamic process as compared to its standard state. And जब reaction होता है, right, ये जो species है इनके amounts change होते हैं, कम होते हैं, ज़्यादा होते हैं, depending upon वो consume हो रहे हैं, produce हो रहे हैं, तो इनकी जो activities है वो भी change होती रहती है. ठीक है, ये किस तरीके से change होती रहती हैं ये activities? They change in such a manner that eventually at equilibrium the ratio, what ratio? The ratio of activity of products raised to the power of their stoichiometric coefficients upon activity of reactants raised to the power of their stoichiometric coefficients becomes constant. ठीक है, मान लो आपने कुछ अमाउंट में x लाइक p q r s ये कुछ इनके मोल्स लिए ABCD के. ठीक है, अब जैसे जैसे रिएक्शन हो रहा है ये जो p q r s है ये चेंज हो रहे हैं. ठीक है, p q r s क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? p q r s they are maybe representing the quantity or you can say moles of these reaction species. ठीक है, now जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है, मे बी रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है या बैकवर्ड जा रहा है, आई डोंट नो दैट, बट रिएक्शन जैसे भी प्रोसीड हो रहा है ये जो पी क्यू आर एस है इनकी क्वांटिटीज हैं ये चेंज हो रही हैं. ये चेंज हो रही हैं तो इनसे इनकी एक्टिविटी भी चेंज हो रही है. एक्टिविटी मीन्स लाइक हाउ दे आर पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन, दैट इज ऑल्सो चेंजिंग. एंड द चेंज एक्चुअली हैपन्स इन सच अ मैनर दैट eventually at equilibrium the quantities they become p dash q dash r dash s dash, like the quantities are going to change in such a manner that the activities ka ratio, like this particular ratio, activity of products raised to the power of their coefficients upon activity of reactants raised to the power of their coefficients, this becomes constant, and that constant is called as the characteristic constant of the reaction. We call this as equilibrium constant.
नाउ नोटिस करना यहाँ पर दैट ये जो एक्टिविटी टर्म के बारे में हमने बात करा, ठीक है, दिस एक्टिविटी टर्म, ठीक है, थर्मोडायनेमिकली जब हम इसका डिस्क्रिप्शन देते हैं तो वो ठीक है डेफिनेशन वाइज, बट जब इसके कैलकुलेशन की बात आती है तो दिस एक्टिविटी का कैलकुलेशन, लाइक हाउ एक्टिवली अ स्पीशीज इज पार्टिसिपेटिंग एज कंपेयर टू इट्स स्टैंडर्ड स्टेट, इज नॉट दैट इजी टू वर्क विद। तो हम लोग यहाँ पर कुछ अप्रोक्सीमेशंस यूज करते हैं विच हेल्प अस वर्क आउट द कैलकुलेशंस रिलेटेड टू एक्टिविटी। क्या वो अप्रोक्सीमेशंस रहते हैं? वी for gases take activity as their partial pressure, ठीक है, for dissolved species we take it as their molar concentrations, ठीक है, for solid and liquidity, for solids and liquids the activity doesn't really change much as compared to the standard state, so we assign their activity as one only, ठीक है, by convention, इसको प्योर सॉलिड है या प्योर लिक्विड है, राइट। तो इसका एक्टिविटी इसके स्टैंडर्ड स्टेट क्या होता था सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के लिए? डू यू रिमेंबर थर्मोडायनेमिक्स में हमने स्टैंडर्ड स्टेट्स डिस्क्राइब किए थे गैसेस के लिए? Yes, pure solids for गैसेस के लिए व्हाट वाज द मैनर इन व्हिच द स्टैंडर्ड स्टेट वाज डिस्क्राइब? ideal gas at 1 bar pressure. Ideal gas partial pressure 1 bar, that is its standard state. तो लेट्स से आपके सामने कोई एक रिएक्शन है, ठीक है, लेट्स से ये रिएक्शन है जिंक सॉलिड प्लस HCl aqueous, ठीक है, गिविंग ZnCl2 aqueous प्लस H2 गैस, है ना, ये रिएक्शन है आपके सामने। तो अब इस रिएक्शन में ये मेरा H2 गैस के बारे में बात कर रहा हूँ, तो H2 गैस का एक्टिविटी के बारे में अगर मैं बात करूं आपसे, what do I mean by activity? Like I want to talk about how actively this H2 is participating in the reaction with respect to its standard state, right? अब gases के लिए standard state क्या होता था? Partial pressure 1 bar, है ना? तो let's say in a reaction if the H2 का partial pressure is not 1 bar, so whatever that partial pressure it has, that is what we are going to now use as a measure of its activity, ठीक है। अगर partial pressure of H2 more than 1 bar हुआ तो we will say that H2 is showing more activity as compared to its standard state, और अगर partial pressure 1 bar से कम हुआ H2 गैस का तो हम लोग क्या बोलेंगे? that H2 is showing lesser activity as compared to its standard state. So we will use partial pressure as a measure of activity for H2, ठीक है। डिसॉल्व्ड स्पीशीज के लिए आपको याद है थर्मोडायनेमिक्स में हमने स्टैंडर्ड स्टेट क्या डिस्क्राइब किया था? 1 molar 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन, हाँ सर, राइट। तो यहाँ पर कोई भी एक्वा स्पीशीज है रिएक्शन में, तो उसके लिए हम लोग उसकी एक्टिविटी कैसे लिखेंगे? वी विल राइट इट्स एक्टिविटी एज इट्स मोलर कॉन्सेंट्रेशन। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से इस रिएक्शन में ये जिंक क्लोराइड 0.1 मोलर होगा, ठीक है, तो दैट इज व्हाट वी विल यूज टू रिप्रेजेंट इट्स एक्टिविटी, बिकॉज स्टैंडर्ड स्टेट एक्टिविटी कितना होता है? 1 मोलर। स्टैंडर्ड स्टेट कॉन्सेंट्रेशन इज 1 मोलर, तो उसके रिस्पेक्ट में जितना इसका कॉन्सेंट्रेशन है वो उसकी एक्टिविटी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर ZnCl2 लाइक 1 मोलर है तो इट इज एट इट्स स्टैंडर्ड स्टेट, बट अगर उससे कम कॉन्सेंट्रेशन है तो इट इज लेस एक्टिव देन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट। अगर 1 मोलर से ज्यादा है तो इट इज मोर एक्टिव देन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट, ठीक है। इस तरीके से हम बात करेंगे। और सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के बारे में क्या बात हो रही है? सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के बारे में बात हो रही है दैट द एक्टिविटी डजंट चेंज मच एज कंपेयर टू द स्टैंडर्ड स्टेट। तो उनका
activity we'll assume as 1 only. We'll replace it by just a constant value. We'll assign it by convention as 1. ठीक है, so based upon that हम लोग इस तरीके से ये लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम समझते हैं, that for a reaction the reaction proceeds in such a manner, forward or backward, that the activity of its products raised to the power of their coefficients upon activity of their reactants raised to the power of their coefficients tries to achieve a constant value, a fixed value at a given temperature. And that fixed value is called as the characteristic constant of that equilibrium. We call it as equilibrium constant. Capital K से उसको represent करते हैं. ठीक है. Now as such यहाँ पर notice करना that activity का कोई units नहीं होता. क्यों? Activity हमने कैसे define किया? It is defined as this ratio. It is defined as the activity of a reaction compared to its standard state. So as such activity का कोई dimensions नहीं होता. It is unitless and as a consequence जो equilibrium constant है उसका भी कोई dimension नहीं होता है. There is a technical understanding about equilibrium constant, but because we are using certain approximations to replace activity, ठीक है, जैसा हमने यहाँ पर क्या क्या यूज किया, अगर कोई dissolved species है तो उसके लिए molar concentration यूज कर रहे हैं, कोई gaseous species है तो उसके लिए partial pressure यूज कर रहे हैं. तो because of replacing those terms, replacing activity with those terms, we do end up getting certain units of equilibrium constant. ठीक है, तो अगर आपने यहाँ पर लेट्स से पार्शियल प्रेशर बार में लिखा और कॉन्सेंट्रेशन मोलर में लिखी, मोल पर लीटर में या मोलर में, तो यहाँ पे आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या यूनिट दिख रहा है? बार अपॉन मोलर. या फिर अगर लेट्स से इंस्टेड ऑफ बार यू यूज्ड एटीएम एज द यूनिट ऑफ प्रेशर, तो यहाँ पर ये के का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूनिट क्या रह जाएगा? एटीएम लीटर पर मोल. ठीक है, इस तरीके से ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स जो है वो कई बार ऐसे यूनिट्स के साथ में रिपोर्ट किए जाते हैं. ठीक है, जैसे यहाँ पर आप लिखोगे इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिख सकते हो आप, ये N2 + 3H2 गिविंग 2NH3 का क्या एक्सप्रेशन रहेगा? It will be partial pressure of NH3 का square upon partial pressure of N2 raised to the power of 1 and partial pressure of H2 raised to the power of 3. Right? Activity of products raised to the power of their coefficients upon activity of reactants raised to the power of their coefficients. ठीक है, इसका एक्सप्रेशन लिख सकते हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का. What will be the expression of the equilibrium constant for this reaction? Molarity of acetic Oh, acid sorry. raised to 1 over molarity of CH3CO minus into molarity of H plus. तो प्रोडक्ट ऊपर रहेगा, रिएक्टेंट नीचे रहेगा. Oh, sorry. ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली उसका यूनिट अगर आपको निकालना हो तो यूनिट आ जाएगा यहाँ पर मोलार और मोल पर लीटर. ठीक है, अच्छा इसमें एक यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आपको ध्यान में रखना है. मेनी टाइम स्टूडेंट्स मिसअंडरस्टैंड इट. यहाँ पर इफ यू कैन नोटिस, I really want you to appreciate and understand cause and effect. What is it that I mean over here by cause and effect? तो यहाँ पर आप notice करना, from these above expressions, it might look like that equilibrium constant depends upon the pressure of these species, the concentration of their
these species, their moles, ऐसा लग रहा होगा यहाँ पे देख के. But that is not how it is. In fact, it is the other way around. These concentrations are going to depend upon the equilibrium constant. मतलब this K is the cause, these are the effect. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो ये जो रिएक्शन है N2 + 3H2 गिविंग 2NH3, इसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एक पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एग्जिस्ट करता है. ठीक है, दैट इज इट्स कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट. अब नो मैटर व्हाट क्वांटिटी or partial pressure of N2H2 ammonia I start with, maybe I start with only N2 and H2 and no ammonia, or I just start with N2 and no ammonia and no N2 and no H2, or any mixture of these. If I start with, the reaction will proceed in forward or backward manner in such a way that this expression gets satisfied. The partial pressures will change in such a manner that this expression of equilibrium constant will get satisfied. So initially it might be any value, whatever you want to start with, of ammonia, of N2 or H2. Okay, but as the reaction proceeds, those values will change in such a manner that this expression gets satisfied. So ये जो equilibrium constant है, this is the cause. And this is on the right hand side, what we observe is the effect. Okay, not the other way around. That is what is meant by characteristic constant of a reaction. This equilibrium constant is a characteristic constant of a reaction at a given temperature. This will be a particular or a fixed value. ठीक है, समझ में आया लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम? ठीक है, समझ में आया ये? हाँ सर. ठीक है, तो ये थोड़ा सा हैवी पार्ट था ऑफ दिस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, या यू कैन से इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट का. इसका जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो बहुत आसान होगा. ठीक है, so I actually spent some dedicated time into explaining these concepts in greater detail, greater length, because ये ऐसे कुछ conceptual point हैं जिनके बारे में students become like unaware, उनको पता ही नहीं होते हैं. वो पूरा चैप्टर कर लेंगे. एक्चुअली देखा जाए तो ये चैप्टर जो है ना, जब आप सॉल्विंग करोगे इसमें, आई विल टीच यू दैट, तो ये चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम इज वन ऑफ द मोस्ट इजी चैप्टर in terms of its numerical problem solving. ठीक है, आप अपने सीनियर से डिस्कस करोगे, या फिर लेट्स से कोई फ्लैगशिप वाले की, फ्लैगशिप नहीं सॉरी 3 ईयर वाला कोई स्टूडेंट होगा जिन्होंने ये चैप्टर पढ़ा हुआ होगा, आप उनसे डिस्कस करोगे तो उन बच्चों को सबको ये चैप्टर बहुत आसान लगता है. आप भी जब इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग करोगे, जब मैं करवाऊंगा, तो आपको समझ में आएगा दैट हाँ काफी ईजी है, बिकॉज देयर इज अ वेरी सिंपल कंसिस्टेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच टू क्वेश्चंस इन दीज. ठीक है, बट जब आप इस चैप्टर को कॉन्सेप्चुअली समझने जाते हो, ठीक है, सो देयर आर सम वेरी फंडामेंटल और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स व्हिच स्टूडेंट्स टेंड टू ओवरलुक. ठीक है, एंड द रीजन व्हाई आई एम लाइक स्पेंडिंग दैट एक्स्ट्रा टाइम विद यू ऑन दिस एंड मेकिंग यू अंडरस्टैंड इज दिस, बिकॉज आई रिमेंबर सम क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड टू स्टूडेंट्स इन KVPY इंटरव्यूज. ठीक है, मतलब आपसे सीनियर, इनफैक्ट आपके सुपर सीनियर बैच के बच्चों ने मुझे बताए थे कि सर कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे थे अबाउट यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम. मतलब उनको न्यूमेरिकल तो बहुत अच्छे से सॉल्व करना आता था, लाइक उनको ऐसा दे देते थे कि यू नो N2 है और H2 है और अमोनिया का इक्विलिब्रियम है, तो उनको बता देते थे कि सर 298 केल्विन पर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे देंगे और इनका इनिशियल अमाउंट दे देंगे और पूछेंगे दैट इक्विलिब्रियम पर कितना अमाउंट होगा.
दिस इज लाइक द स्टैंडर्ड सिंपल क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड इन इक्विलिब्रियम. तो उनको एक पूरा अच्छा से करना सॉल्व आता था, बट the questions that were asked in those interviews was something which was a more conceptual understanding of this concept of equilibrium, that what does it mean. ठीक है, ऐसे ही questions कि डायनामिक है या स्टैटिक है, कैसे असर्टन कर सकते हैं, राइट, रिएक्शन रुक गया या स्टॉप हो गया, ठीक है, या फिर सर्टेन फंडामेंटल पॉइंट्स दैट काइनेटिक्स के पर्सपेक्टिव से हाउ वी डिस्क्राइब इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स के पर्सपेक्टिव से हाउ वी डिस्क्राइब इक्विलिब्रियम, राइट. एक यूनिवर्सल डिस्क्रिप्शन हो जाता है इक्विलिब्रियम का, क्या, डेल्टा एस यूनिवर्स इज इक्वल टू 0, बट अंडर कंडीशंस ऑफ कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर वी हैड सिंप्लीफाइड इट टू डेल्टा जी इक्वल टू 0, एंड इट ट्रांसलेट्स टू हाउ गिब्स फ्री एनर्जी बीइंग मिनिमम एट इक्विलिब्रियम. तो ये सब जो फंडामेंटल कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स हैं, इनको थोड़ा ज्यादा मैंने स्ट्रेस किया आप लोगों के लिए, ठीक है, एज वेल एज trying to help you understand this concept of what is equilibrium constant and how it is a cause and effect relationship that exists between equilibrium constant and activity. ठीक है. So, हाँ, so how is the activity of solids and liquids remaining unchanged? So is it because like in most of the reactions we always get pure liquid, or we start with a pure liquid of those? हाँ. सो जैसे Okay. आपने जो थर्मोडायनेमिक्स जो पढ़ा था, तो उसमें आपने स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड क्या डिस्क्राइब किया था? Pure. करेक्ट, प्योर सब्सटेंस अंडर 1 bar प्रेशर, दैट्स इट. हाँ. ठीक है. अब जब आप रिएक्शंस ऑब्जर्व करोगे, उसमें भी आपको जो डेटा मिलेगा उसमें ऐसे ही मिलेगा दैट देयर इज सम, लाइक जैसे कैल्शियम कार्बोनेट decomposing into upon heating decomposing into calcium oxide and CO2 गैस. तो ये जो सॉलिड्स हैं, कैसे, ये प्योर ही है. अच्छा. हाँ. ठीक है. हाँ, ठीक है. थोड़ा सा आपके लिए लाइक सिचुएशन चेंज होगी इन केस द सॉलिड इज इम्प्योर, बट दैट इज, या सॉलिड या लिक्विड इज इम्प्योर, बट दैट इज समथिंग व्हिच वी आर गोइंग टू कवर इन अनदर चैप्टर, नॉट इन दिस. वो एक और जगह आएगा जब अपन लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पे मैं बताऊंगा इस चीज के बारे में. Okay. ठीक है. हाँ, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट के बारे में बात करी मैंने आपके सामने, यहाँ पर कुछ ऐसे फिजिकल इक्विलिब्रियम्स के एग्जांपल्स के कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट्स के बारे में बात करी थी. ठीक है. तो जैसे यहाँ पर आप नोटिस करोगे ये वाला जो प्रोसेस था, ठीक है, इसका अगर मैं के लिखने को बोलूँ आपको, तो ये एक्टिविटी ऑफ H2O वेपर रेज़ टू द पावर ऑफ 1 अपॉन एक्टिविटी ऑफ H2O लिक्विड रेज़ टू द पावर ऑफ 1. अब एक्टिविटी ऑफ वेपर क्या हो जाएगा, हम लोग रिप्लेस कर देंगे उसको इसके पार्शियल प्रेशर से, और लिक्विड का एक्टिविटी क्या ले लेंगे, 1. ठीक है. और यही लॉजिक इन सब पे लगता जाएगा, आप करते जाओ. जैसे लास्ट में आप यहाँ पे नोटिस करोगे, ये कैसा रहेगा, एक्टिविटी ऑफ CO2 एक्वस अपॉन एक्टिविटी ऑफ CO2 गैस, है ना. तो ये कैसे रिप्लेस करेंगे हम लोग, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 अपॉन पार्शियल प्रेशर. ठीक है. सो यू गेट अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड CO2 फॉर अ गिवन टेम्परेचर, लाइक टेम्परेचर, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक फिक्स वैल्यू रहता है फॉर अ पर्टिकुलर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2. ठीक है, समझ में आया? Yes. ठीक है. तो आज के लिए इतना रखते हैं. न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर बताऊंगा. न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत आसान रहेगी, रियली रियली इजी. ये कॉन्सेप्ट थोड़े से आपके क्लियर होने चाहिए. आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें भी आपको ये सब का एक बेसिक वर्जन मिलेगा स्टार्टिंग में. ठीक है. सर थर्मोडायनामिक्स की कोई असाइनमेंट है आपने तो पिछले 2 चैप्टर के लिए भेजी थी? वैसे थर्मोडायनेमिक्स की भी आप वही इसके क्या बोलते हैं अपना, PY. या तो आप PYQs ट्राई कर लो, या फिर नीरज कुमार के जो स्टार्टिंग वाले पार्ट के क्वेश्चंस होते हैं ना, जेईई मेंस लेवल वाले, वो आप ट्राई कर लो. ओके सर.
ठीक है, Thank you, sir. चलो, Thank you, ऑलराइट, sir. थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।